गुड इवनिंग टू ऑल। अभी पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। यानी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, लोग पूछ रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस बार बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर। तो बड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है लोगों के अंदर कि एकदम से ये कैसे कर दिया। तो तमाम हालांकि बहुत कुछ इन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है, बट फिर भी कुछ लोग निराश हुए हैं क्योंकि जैसे अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अभी तक पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगते थे, तो लोग फ्री थे। फ्री इन द सेंस मतलब फ्री बैठे थे, मतलब बीएड नहीं किया उन्होंने। उनको मतलब यही था कि बीएड की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो ऐसे ही वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन सकते हैं। लेकिन चूँकि नियम बदलते रहते हैं, तो इस बार नवोदय ने भी और केंद्रीय विद्यालय ने दोनों ने अपने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये वीडियोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हैं, और इन सभी वीडियोस को एक एक करके उसमें पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करके मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से हों तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सर्च कर लें और वहाँ देख लें। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो मेरा जो मेन वीडियो है उसमें मैंने अपना नंबर दिया है, उस नंबर से जुड़ जाएं। और इंग्लिश वालों के लिए मैं ये कहूँगा, चाहे टीजीटी इंग्लिश हो, पीजीटी इंग्लिश हो, अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और सीधे लिखिए मुझे ग्रुप में आप ऐड कर दें, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सिर्फ वो ग्रुप इंग्लिश वालों के लिए है, उसमें अन्य कोई भी सब्जेक्ट ना जुड़े, तो ये बताना था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर पीजीटी हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे हम इसमें। पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ये नंबर आप पोस्ट लिखा हुआ है, जैसे पीजीटी हिंदी के सामने 1167 और पीजीटी इंग्लिश के सामने 1311, तो ये जो पोस्ट हैं ये पोस्ट वैकेंसी ना होकर के ओवरऑल पोस्ट हैं, यानी जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें ये सैंक्शनड पोस्ट हैं। तो अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप उसको देख लें। मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ, पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 40 है और उसके अलावा रिलैक्सेशन दिया गया। फ़ीमेल के लिए रिलैक्सेशन 10 ईयर्स का है, बाकी के लिए जैसा भी हो, जो भी एडवर्टीज़मेंट आएगा उसमें दिया रहेगा। अब इसमें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। मतलब इन्होंने बात करी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट उसे कहते हैं जिसमें ग्रेजुएशन के साथ ही लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और एनसीटी द्वारा उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। या एक पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसा होता है कि जिसमें तो चला मास्टर की डिग्री है प्लस बीएड भी मिल जाता है, मास्टर प्लस बीएड, तो तमाम तरीके के इंटीग्रेटेड कोर्स चलते हैं। तो जो बीएड कंपोनेंट इसमें बात करी गई है, बीएड कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर है 50% मार्क्स आपके उस कंसर्न सब्जेक्ट में होने चाहिए अगर आप ये वाली एलिजिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, कौन सी? ऊपर वाली। फिर नीचे लिखा और, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। या फिर आपकी पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देखो ऊपर क्या है, वो ऊपर वाली जो एलिजिबिलिटी है वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड मतलब उन कोर्सेज़ को बोला जाता है जिसमें 2 कोर्स की मान्यता हमें मिल जाती है एक इंटीग्रेटेड कोर्स करने से। जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे, जैसे बीएड प्रस्तावित है एनईपी के तहत कि बीएड अब जो है पूरा 4 साल का होगा, यानी 12th के बाद अगर कोई करना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिल जाएगी। 4 इयर्स का वो प्रोग्राम होगा, तो उसको इंटीग्रेटेड कहते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या हैं कि जैसे बीसीए और एमसीए ऐसे कोर्सेज चलते हैं जो एक साथ चलते हैं,
ऐसे क्या है, BCA 3 साल का है, MCA 2 साल 5 साल लगता है, लेकिन अगर इंटीग्रेटेड करते हो तो आपको 4 साल में ही वो डिग्री मिल जाती है। तो ऐसे तमाम इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। तो ऊपर वाली जो एलिजिबिलिटी है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो इंटीग्रेटेड के लिए है। बाकी नॉर्मल जो लोग करते हैं नॉर्मल कोर्स, जैसे वो मास्टर अगर आपका है किस में, नीचे जो हिंदी और इंग्लिश दिया है, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी 50% आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर आप PGT इंग्लिश के लिए जा रहे हो तो इंग्लिश जो है आपका कितना होना चाहिए, 50% MA होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने लगा दी है इस बार, वो क्या है कि इंग्लिश तो सब्जेक्ट होना ही चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट, यानी आपका MA इंग्लिश से होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। इंग्लिश को आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। जैसे अभी तक क्या होता था, केवल मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के आधार पर ही रिक्रूटमेंट होते थे। जैसे किसी ने BSc किया है लेकिन उसने MA इन इंग्लिश कर लिया तो वो PGT इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी अगर इंग्लिश से आप PGT दे रहे हो तो ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश होनी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर फंस रही है, मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि सर ग्रेजुएशन में इंग्लिश तो थी लेकिन मैंने 3 साल नहीं पढ़ी थी। जैसे उनका कहना होता है कि ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश तो पढ़ी है लेकिन मैंने 1 ही साल पढ़ी है या 2 साल पढ़ी है, फाइनल में छोड़ दी है। मतलब ऐसे तमाम केसेस भी लोगों के साथ होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में जो इंग्लिश ग्रेजुएशन में एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इंग्लिश कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मतलब कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ लेते हैं। जैसे कि कई कोर्सेज टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उनमें एक लैंग्वेज का पेपर सिर्फ आपकी वो लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए एक पेपर रख दिया जाता है, छोटा सा पेपर होता है। तो वो अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि किसी ने BTech किया, उसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है, तो ये नहीं माना जाएगा कि इंग्लिश आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं, जैसे जिसमें लिटरेचर एंड लैंग्वेज कॉम्बिनेशन होता है, तो वो अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं किया है कि आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश को 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इन्होंने लिखा प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। ये नहीं लिखा उन्होंने 3 साल पढ़ा होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे जो एडवर्टीज़मेंट आएगा उसमें क्या लिखते हैं बहुत हद तक वो डिफ़ाइन करेगा। अगर नहीं लिखते हैं ऐसा कुछ कि 3 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो अगर आपने 1 या 2 साल भी पढ़ा है और मास्टर आपने इंग्लिश से किया तो आप PGT के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा इसको। सेम यही हिंदी में भी है कि PGT हिंदी में क्या है कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, यानी हिंदी मास्टर में होना चाहिए, यानी MA इन हिंदी, और ग्रेजुएशन में भी आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। तो ये एक एलिजिबिलिटी आपकी हो गई। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि BEd डिग्री फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ आपका BEd होना चाहिए। इसमें भी है, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी 50% होना चाहिए और BEd भी 50% होना चाहिए। और इंग्लिश और हिंदी, अगर इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होनी चाहिए, हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर या इनके अलावा क्या होना चाहिए, 3 years इंटीग्रेटेड BEd MAd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क। या तो आपने BEd और MAd इंटीग्रेटेड कोर्स किया होना चाहिए, जैसे या आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया होना चाहिए। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ये BEd की जगह पर है, ध्यान रखिएगा। यानी ये ऊपर वाली हैं वो तो कंपलसरी हैं, वो तो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका BEd नहीं है तो फिर ये इंटीग्रेटेड BEd MAd होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। या अगर ये भी नहीं है, BEd MAd भी इंटीग्रेटेड नहीं है और BEd भी आपका नहीं है,
तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। तो या फिर आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोई कोर्स होना चाहिए जिसमें 50% हो, और बीएड मतलब ऐसे कोर्सेज जैसे कि अभी ऊपर हमने डिफ़ाइन किए थे जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया प्लस बीएड भी उसमें है, तो ऐसे कोई 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपकी जिसमें 50% हो बीएड कंपोनेंट को मिलाकर भी। तो ये हैं एलिजिबिलिटी। बाकी डिज़ायरेबल हैं, तो डिज़ायरेबल की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस, उनको देखा जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। इस बार थोड़ा परिवर्तन किया है कि इंग्लिश आपने पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में भी, सेम हिंदी के केस में हिंदी भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए। तो नीचे जो दिया वो इंटीग्रेटेड वाला है, तो उससे अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो जनरल आपने मास्टर किया है और बीएड है तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश का था। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। कुछ इसमें जो पीजीटी इंग्लिश और हिंदी में और एनवीएस, ये केवीएस का है, एनवीएस में डिफरेंस है एलिजिबिलिटी में। जब एनवीएस के वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन में कंपलसरी है आपका वो सब्जेक्ट जिससे आप दे रहे हैं, बट वहाँ ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।